आज व्यू 360 में पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट, खसारे में इजाफा और बरामदात के सेक्टर को कैसे मुतासिर कर रही है, और क्या पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर फिर से गैर मुस्तहकम होने जा रहे हैं। बात करेंगे आज के शो में। बाहर जो उनके सप्लायर थे उन्होंने लिटरली पाकिस्तान को माल देना बंद कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही है। आज इंटर बैंक में डॉलर 301 पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में ये कीमत 314 रुपए रही। रुपए की कदर में इस कमी की कई वजूहात हैं, जिनमें करंट अकाउंट में एक बार फिर बढ़ता हुआ खसारा भी शामिल है, जो दरामदात में इजाफे और बरामदात में कमी की वजह से है। साथ ही तरसीलात ज़र में कमी की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अगस्त को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में 13 करोड़ 6 लाख डॉलर कम हुए, और बैंक के मुताबिक इसकी कमी की वजह से मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर पर आ गए। इन वजूहात के बायस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो कम हो रही है और इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में जो फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से डॉलर की ग्रे मार्केट के दोबारा सर उठाने का खदशा है। आज हम अपने शो में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी का मुल्क की मईशत और तिजारत पर जो असर पड़ रहा है, उसका जायज़ा लेंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 301 रुपए है। 300 से तजावुज़ कर जाने की वजह से माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। रुपए की कदर कम होने से अवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। ये खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी है रुपया और डॉलर रही अमेरिका की करेंसी। तो डॉलर 200 रुपए का हो या 300 का, हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो कैसे? आइए जानते हैं। हम और आप जिन गाड़ियों या मोटरसाइकिल्स पर सफर करते हैं, या फिर जिन ट्रकों, जहाजों, रेलगाड़ियों के जरिए लोगों की आमद और रफ्त या सामान की तस्सील होती है, ये सब डीजल या पेट्रोल पर चलती हैं। और पाकिस्तान अपनी जरूरत के ईंधन का बहुत बड़ा हिस्सा दरामद करता है, और इसकी अदायगी रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में करनी पड़ती है। सिर्फ जुलाई ही के आदाद शुमार ले लें तो पाकिस्तान ने 79 करोड़ डॉलर का तेल इंपोर्ट किया है। अब आप खुद सोचें, जब गंदम, चीनी या हत्ता के दूध भी आपके घर पहुंचेगा तो पेट्रोल, डीजल महंगा होने से इनकी कीमत में भी तो फर्क पड़ेगा। इसी तरह हमारे बिजली पैदा करने वाले कारखाने इंपोर्टेड कोल से चलते हैं, या फिर इन्हें एलएनजी दरकार होती है, तो जनाब ये भी हम दरामद करते हैं। और बाहर मुमालिक वाले हमारी हुकूमत को ये डॉलर में बेचते हैं, और फिर हमारी हुकूमत इससे बिजली तैयार करके रुपयों में बेचती है। तो जब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, उसी रफ्तार से आपके बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अच्छा, जब आप उम्रे, हज की अदायगी या किसी दूसरे मुल्क में रोजगार या तालीम के लिए जाते हैं, तो क्या आप वहां रुपए लेकर जाते हैं? नहीं ना। हम मनी एक्सचेंजर्स को रुपए देकर इनके बदले रियाल, दरहम या डॉलर ही तो खरीदते हैं। तो मुआशियात का उसूल है कि जिस चीज की तलब बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ती है, यानी डॉलर और दीगर करेंसियों की तलब बढ़ेगी तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी और रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी। हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा माल बाहर भेजकर डॉलर कमाती है, लेकिन आपको मालूम है कि कपड़े की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हों या केमिकल्स, सब इंपोर्ट होते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान अब तो कॉटन भी इंपोर्ट करता है, और सिर्फ जुलाई ही के महीने में हमने 24 करोड़ डॉलर से जायद की कॉटन खरीदी है, डॉलर में, जी हां, रुपयों में नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और। पाकिस्तान दुनिया के उन 10-12 मुमालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा असलहा इंपोर्ट करते हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 1 अरब 56 करोड़ डॉलर का फौजी सामान इंपोर्ट किया था। सो अगर हम डॉलर ज्यादा खर्च करेंगे और उसके मुकाबले में कमाएंगे कम, तो सादा सी बात है कि डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर, और नतीजे के तौर पर हम और आप जैसे दीगर पाकिस्तानी महंगी अशियाए जरूरत खरीदने पर ही मजबूर रहेंगे। मोहम्मद साकिब ने बताया कि कैसे डॉलर ज़्यादा खर्च हो रहा है और आ कम रहा है। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ता जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले डॉलर के इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट में के रेट में फ़र्क क्यों होता है, इस पर बात करते हैं, और इस फ़र्क की वजह से डॉलर की कीमत पर क्या असर पड़ता है। इस बारे में बात की हमारे साथी असदुल्ला खालिद ने साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम से। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वो स्टेट बैंक को बॉस होता था, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। वहां एक अलग मसला चल रहा है। अभी आप जुलाई के महीने की रेमिटेंस देखें, सिर्फ 2 अरब डॉलर। 2021 में यही जुलाई में 2.7 अरब डॉलर। तो
मुजम्मिल एक कहने एक का चीज मतलब ये इसी से लाइड आप एक चीज अगर समझा सकें, ये जो दोनों एक्सचेंज रेट्स का डिफरेंस है, एक जो ओपन मार्केट का और जो स्टेट बैंक की तरफ से या इंटर बैंक का जो रेट आता है, ये इतना डिफरेंट क्यों रहता है? अब तो स्टेट बैंक ऑटोनमस है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त 4 एक्सचेंज रेट हो गए और कुछ पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और पॉलिसी फ्लॉ और पॉलिसी हर्डल्स, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रेड जो है ना वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। पिछले साल जब इंपोर्ट पे पाबंदियां लगी, लोगों के माल पोर्ट पे आए, माल नहीं छूटे, अभी तक लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ और बाहर जो उनके सप्लायर थे उन्होंने लिटरली पाकिस्तान को माल देना बंद कर दिया। तो अब आपके सामने शहबाज शरीफ कितनी दफा बोल चुके हैं, सागदार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है बहुत। अब वो स्मगलिंग के लिए भी डॉलर कोई आसमान से तो नहीं आना ना, वो आपको सिस्टम से ही निकालना है। अब वो इनफॉर्मल सिस्टम में उसकी डिमांड आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ओपन मार्केट का रेट कुछ और हो गया। अच्छा, हुआ ये कि जब इंपोर्ट की पाबंदियां हुई तो मुल्क में जो एक चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो जिनका हाथ पड़ता था या जिनका माल वाया बॉर्डर आ रहा है या स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, उनको बड़े प्रॉफिट, जिसे कहते हैं ना एक्सूबरेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, विंडफॉल्स हो रहे हैं। तो उनको कोई भी एक्सचेंज रेट सूट करता है, यानी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए महंगा भी ले लेते, वो ये कहते हैं बस पेमेंट हो, मेरा माल पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है। छोटी सी मिसाल आपको एक आइटम की दे देता हूँ, सिर्फ $1800 जब पीटीआई की हुकूमत थी, घी की पाम ऑयल की कीमत थी, और पाकिस्तान में जो है $400 लीटर बिकता था। अब ये $800 तक बिक गया, अब आजकल तो $1000 है। $800 हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में तेल कम होने की बजाय $650 लीटर बिक रहा था पाम ऑयल। तो जिसके पास इन्वेंट्री हाथ में आ गई उसको इतना प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, तो वो 5-10 रुपए में अगर फालतू भी दे रहा था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एक्सचेंज मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई। जब एक्सचेंज मार्केट डिस्टॉर्ट हो गई तो आपका इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट का एक बहुत बड़ा फर्क चल रहा है और वो थ्रू आउट चल रहा है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी इस वक्त हमारे साथ हैं। शब्बर साहब, आपने मुजम्मिल असलम को अभी सुना, उन्होंने जो वजूहात बताई, पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं, और ये अनडॉक्यूमेंटेड कह लीजिए या स्मगल की जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान में, स्मगलिंग के जरिए आने वाला जो सामान है उसकी जो इम्पोर्ट है, ये किस कदर जिम्मेदार है डॉलर की शॉर्टेज या ये जो इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट रेट का डिफरेंस है उसके लिए? ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है और उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को भी फाइनेंस करना होता है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी फाइनेंस होती है वो डॉलर बाजार से लेते हैं वो लोग, और वो डॉलर बाजार से लेकर उसको सेटलमेंट करते हैं और फिर उसके बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ डिफरेंशियल इन द टू रेट्स आता रहता है। इसमें एक चीज़ का जिक्र उन्होंने करना भूल गए, वो है हवाले का सिलसिला। उसमें हवाले का सिलसिला मतलब ये होता है कि जिसमें कभी डॉलर की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती मगर सेटलमेंट हो जाती है करेंसीज की। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अफेक्टिवली 2 पैरेलल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स चल रही होती हैं, और ये जो मार्केट आपको नज़र आती है ये एक्चुअली 2 नहीं है बल्कि आप इसको 3 कहेंगे। एक मार्केट इंटरबैंक होती है, एक ओपन मार्केट होती है और एक हवाला मार्केट भी होती है। और क्योंकि ये हवाला मार्केट पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ करेंसी ये इशू चलता रहता है और ये ये एक रियलिटी है। मगर जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियां इसलिए आती हैं और आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास एक पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ डॉलर है अगेंस्ट दी इनफ्लो ऑफ डॉलर। मतलब पाकिस्तान हमेशा से, आजकल भी और बहुत अरसे से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो रहा है और पाकिस्तान दिन ब दिन डॉलर की शॉर्टेज की वजह से डिफ़ॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है।
राइट शबर साहब, ये जो वजूहात आपने बताई हैं ये वजूहात हैं और ज़ाहिर बात है इनके जो सोल्यूशंस हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। डॉलर का इन्फ्लो बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ सोल्यूशंस ऐसे भी हैं जो कि शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, जैसे कि एक डॉलर माफिया है। जैसे आप आम लोगों की राय जानने की कोशिश करें या एक्सपर्ट से भी बात करें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल भी होता है दूसरे मुल्कों को, इसके साथ साथ उसकी होर्डिंग भी होती है। तो ये जो माफिया है इससे आपके ख्याल में कैसे निपटा जा सकता है? पॉलिसी लेवल पे क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि डॉलर की पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, वो तो काफ़ी हद तक अब चेक कर ली गई है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल डॉलर की जो उसकी इनफ्लो अलाउ कर दी है, क्योंकि वो स्मगलिंग जो होती डॉलर की हो रही थी वो अफगानिस्तान के थ्रू हो रही थी। मगर मैं आपको जो कह रहा हूँ वो मसला डॉलर की स्मगलिंग का नहीं है। मसला जो है वो बुनियादी है कि हमारे पास जो डिमांड फॉर डॉलर है वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा है और हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर कम है, तो वो मार्केट की डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता रहता है। तो आप लोग ये जो बात करते हैं कि आप इसको करें, आप कभी ये बात नहीं करते कि हम अपनी रिक्वायरमेंट कैसे कम करें। मतलब मैंने बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क में आप सड़क पर आ जाएं, आपको बेशुमार गाड़ियां नजर आती हैं, बड़ी बड़ी ट्विन कैम, जिसके अंदर 6 पीछे गार्ड बैठे हैं और एक आदमी के लिए 5 बंदूक वाले बैठे हैं। आप इन गाड़ियों को सड़क से उठाएं। आप पाकिस्तान में ये आर्टिफिशियल मीन्स क्रिएट नहीं करें कि आप उस बंदों को पकड़ लेंगे, डॉलर स्मगल नहीं करें। आप पाकिस्तान की डॉलर की जो डिमांड है उसको कम करें, और डॉलर की डिमांड का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पेट्रोलियम की डिमांड है। सबसे बड़ा हमारा जो खर्चा हो रहा है वो पेट्रोलियम पर हो रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जिसमें हम पैसे पेट्रोल ज़ाय कर रहे हैं। ज़ाय का मतलब ये है, इस मुल्क के अंदर आप अगर किसी पॉश लोकेलिटी में चले जाएं तो आपको कोई छोटी गाड़ी नज़र ही नहीं आती। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तानी बुनियादी तौर पर अय्याश पसंद हो गए, ऐश पसंद हो गए हैं, और पाकिस्तान का अमीर तबका किसी किस्म की कुर्बानी तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पाकिस्तान को मूव होना होगा ताकि डॉलर की जो खपत है उसको कम किया जा सके। इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी से हमें थोड़ा पीछे हटना होगा, पेट्रोलियम मसनूआत को भी कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल इस पर मजीद भी बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं आबिद सुलहरी साहब भी। आबिद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या IMF की किस्त का असर अब ख़त्म हो रहा है, इसीलिए डॉलर एक बार फिर काबू से बाहर है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं मजीद इनफ्लो के लिए? जी शुक्रिया। बहुत से फैक्टर्स तो आपने डिस्कस कर लिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है वो पॉलिटिकल एम्बिग्विटी है। इलेक्शंस के बारे में वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हमारा ये ख्याल था कि जब एक दफ़ा ये असेंबलियों की मुद्दत ख़त्म होती है तो बहुत क्लियर हो जाएगा इलेक्शन कब होने हैं, और उसके बाद जो है निज़ाम ज़िंदगी रवा दवा रहेगा। लेकिन हमने देखा जो अदारा जाती लड़ाई इस वक्त चल रही है ईवान सदर में और इलेक्शन कमीशन में, उसकी वजह से एक दफ़ा फिर से पेचीदगियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। और इस गैर यकीनी सूरत हाल में दो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। एक इम्पैक्ट तो इसका ये हो रहा है कि एक पैनिक बाइंग और पैनिक होल्डिंग का सिलसिला जारी है। तो रोज़ाना जब सुबह उठ के देखते हैं कि डॉलर जो है उसका रेट बढ़ रहा है, तो लोग जो हैं उन्होंने डॉलराइजेशन करनी शुरू कर दी है। और उसमें एक नुमाया वजह जो है वो IMF का प्रोग्राम भी है कि वो जो 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं रह सकता इंटरबैंक रेट में और ओपन मार्केट रेट में। तो अब इंटरबैंक रेट जो है वो ओपन मार्केट रेट को चेस कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर अभी जो शबर जैदी साहब फरमा रहे थे उसकी वजह से, चूँकि ओपन मार्केट में रेट बढ़ता है और इंटरबैंक को उसको कैच करना है, तो इंटरबैंक में भी रेट बढ़ता चला जा रहा है। और ये एक विशेष साइकिल है जिसमें कि इस वक्त लग रहा है कि इकॉनमी फंसी हुई है। और आबिद साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है बिजनेसेस में, मनी मार्केट्स में और बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें। तो ये मुआशी और अदालती बहरान भी जारी हैं, सियासी सिमत का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि वो किस तरफ जाएगी। इस सूरत हाल में क्या दोस्त मुल्क या दीगर मल्टीलैटरल ज़राए से पाकिस्तान को फंड्स मिल सकते हैं? देखिए, दोस्त ममालिक अगर हम पिछले साल 1.5 साल में देखें
तो दोस्त ममालिक भी इसी वजह से हमें हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि आगे आने वाले 4-5 महीनों में किससे वो बातचीत कर रहे होंगे। और ये पीडीएम और पीटीआई की जो एक इक़्तिदार की जंग थी, उसमें भी यही एक मौजब बना। और अब भी दोस्त ममालिक जो है वो, यानी अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं कि मार्च के बाद वो किससे बात कर रहे होंगे, क्या वो यही सेटअप होगा, क्या कोई नया सेटअप आएगा, क्या वो कोई मुंतखब हुकूमत होगी, तो दोस्त ममालिक भी वेट एंड सी में मुब्तला रहेंगे। और इसके अलावा भी दोस्त ममालिक को भी अगर आप देखें तो चाइना फॉर एग्जांपल उसकी अपनी एक दहाइयों के बाद जो शरह नमू है, जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही है, वहाँ पे डिफ्लेशन चल रही है। तो मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त हम जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि एक तो जो ग़िज़ाई अशिया खुर्दोनोश की जो होर्डिंग है, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर पे काबू पाया जाए और उस महंगाई पे काबू पा सके, और दूसरा जो है अगर हम सियासी मंजरनामा वाज़ेह कर दें, जो भी है उसको एक क्लैरिटी आ जाए, तो शायद आपकी मईशत जो है उसमें भी थोड़ा सा कुछ आपको सर्टेनिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। राइट शबर जैदी साहब, ये जिस तरह अभी आबिद साहब ने कहा कि अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और पार्टनर्स जो भी हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं, चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो उसी सूरत में पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे जब तक हम ये सिमत का तयन नहीं कर देते कि क्या ये सेटअप जो अभी बना है क्या यही एक्सटेंड होता जाएगा, या फिर 90 दिन या 5 माह या 6 माह में इलेक्शन होंगे। आपके ख्याल में क्या सोच रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल पार्टनर्स, और अगर इन दोनों में से सूरत हाल, दोनों सूरतों में से कोई एक सूरत भी तय हो जाती है और उस पर आगे बढ़ा जाता है, तो क्या ये फाइनेंशियल इश्यूज टैकल किए जा सकेंगे? मेरा आंसर इसमें नेगेटिव में है। मैं कभी भी ऐसी किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर सकता जो दूसरों की ख्वाहिशात पर हो। मेरे लिए कोई चीज़ दोस्त मुल्क और कोई चीज़ मल्टीलेटरल ऐड के नाम की नहीं हो सकती। जब तक आप अपना घर सही नहीं करेंगे, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी मेरे हिसाब से एक बेकार की बात है। पाकिस्तान की जो आज माशी हालात है, अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ले आए, पाकिस्तान की माशी हालात इस स्ट्रक्चर में सही होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की किसी सिचुएशन से मायूस हूँ। मैं जो समझता हूँ कि हम ये बात करके कि दोस्त मुल्क क्या दे रहे हैं और मल्टीलेटरल क्या दे रहे हैं, वो हमने ये भीख मंगा वाला जो सिस्टम बनाया हुआ है और अपने आप को सही नहीं करते। मैं इन तमाम चीज़ों से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत को अब दोबारा अपने आप को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो रियासत सही रियासत चलने के काबिल है या नहीं। कोई भी रियासत अपने दोस्त मुल्कों के चीज़ों पर नहीं चल सकती। ये इस तरह की रियासतें नाकाम हो जाया करती हैं। अगर मुझे इसको बनाने में 5 साल भी लगे तो मैं 10 साल भी लगे, 20 साल भी लगे, मैं इसको बनाने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं मल्टीलैटरल के सपोर्ट को ले सकता हूँ, सिर्फ ICU तक ले सकता हूँ। मगर अगर मुझे ये समझता है कोई आदमी कि सऊदी अरब या अमेरिका या इस तरह के लोगों के साथ मिल के वो मुझे कोई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दे देंगे और मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है। आप एक मतलब फिर ये कह रहे हैं कि इट हैज टू बी फिक्स्ड फ्रॉम विद इन, बाहर के मुल्कों से जो इमदाद आती है उस पर फोकस करने के बजाय अपने निजाम को दुरुस्त करना होगा। आप भी जो है ना, मतलब आप लोग भी इसको डाइवर्ट कर देते हैं ना असली इशू को। असली इशू ये नहीं है कि मल्टी सपोर्ट आ गई या दोस्त मुल्क क्या होता है, किसने पैसे दिए हमें? डेफर्ड पे वो हमें ऑयल देते हैं, महंगा हमें ऑयल देते हैं। आप आर्टिकल पढ़ ले, मेरा कल छपा था, महंगा हमें ऑयल दे रहे हैं, अगर उसके बदले हमें 2-4 बिलियन डॉलर दे, तो उससे देखें ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को लाल बत्ती दिखाने के बराबर हैं। पहले पाकिस्तान की रियासत को ये फैसला करना था कि ये रियासत इकोनॉमिकली वायबल है। अगर ये रियासत इकोनॉमिकली वायबल है तो ये रियासत बाकी बिल्कुल। शबर साहब, इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आई वांट टू कम टू एक्सपोर्ट्स। ये बातें करके कि पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, इलेक्शन कल हो जाएंगे,
परसों हो जाएंगी, ये बेकार की बातें हैं। चलिए हम इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं एंड विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। रवां माली साल के पहले महीने में अब तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक टेक्सटाइल के अलावा मुल्की बरामदात गुज़श्ता साल के 12.46 अरब डॉलर के मुकाबले में 9.87% कम होकर 11.23 अरब डॉलर रह गई हैं। जुलाई में चमड़े की मसनूआत की बरामदात में गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में 10.98% कमी आई। खाम चमड़े की बरामदात में भी 41.08% कमी देखी गई। इसी माह में जेवरात की बरामदात में 26.19% कमी हुई और जवाहरात की बरामदात में 54.16% की मनफी नमू हुई है। एक साल पहले के मुकाबले में जुलाई में चावल की बरामद में 31.65% कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा जराही के आलात, खेलों के सामान और जूतों की इंडस्ट्री की बरामदात में भी कमी आई है, जबकि जुलाई में पाकिस्तान की कुल बरामदात 4.2 अरब डॉलर रही, जो जून में 3.2 अरब डॉलर थी। आबिद सुलेरी साहब, क्या एक्सपोर्ट्स में कमी और इंपोर्ट्स में ये इजाफा इतना बड़ा है कि इससे जो फॉरेन रिजर्व्स की मार्केट है वो डिस्टेबल हो रही है और डॉलर की कीमत यकदम बढ़ना शुरू हो जाए? देखिए, पहले तो मैं देख रहा है कि एक्सपोर्ट्स में कमी क्यों आ रही है, और बहुत सादा चीज़ है कि इस वक्त हम अपनी कंपेटिटिवनेस जो है वो लूज़ कर रहे हैं। एनर्जी के जो टैरिफ हैं, बिजली के, गैस के, डीजल के, पेट्रोल के, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। कुव्वत जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा होता है इससे। इसी तरह से जूजू रुपए की कदर में कमी आती है। जाहिर है कि अगेन स्पेशली अगर आपका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है तो वो महंगा हो जाएगा। पिछला जब तक स्टैंड बाई एग्रीमेंट शुरू नहीं हुआ था तब तक जो इंपोर्ट्स पे कदगन लगे थे उसमें वो चीज़ें भी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके मैन्युफैक्चरिंग खा वो मकामी कंजम्पशन के लिए है या वो एक्सपोर्ट के लिए है, तो मैन्युफैक्चरिंग को तो इन सारी चीज़ों ने अफेक्ट किया। जो दरामदात में हम देख रहे हैं इजाफा, वो अगेन चूँकि जो एक बैकलॉग था वो जो अब क्लियर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो जाहिर है कि आपको जो दरामदात के नंबर हैं वो उनमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आइंदा चंद माह के बाद ये बैकलॉग जब ख़त्म होता है तो दरामदात थोड़ी सी इसमें जो है वो स्लो होंगी, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे अब कुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती चली जा रही है। एक तो इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरा डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जाहिर है आपने देखा कि मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ ऑटो प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर रखी है, हाल्ट कर देते हैं जो भी बड़े कार मेकर्स हैं। इवन मोटरसाइकिल बनाने वाले प्लांट्स जो थे उन्होंने अपनी असेंबली लाइन बंद कर दी क्योंकि ग्राहक जो है वो आगे नहीं थे। तो ये एक जो रिसेशनरी ट्रेंड है वो तो हमें मानना पड़ेगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त उसमें से गुजर रहा है और उसमें एक्सपोर्ट बढ़ाना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। और इसी पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की ही मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ। शब्बर साहब, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, ये फरमाइए कि अगर यही हालात रहे जिसमें बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतवातर बढ़ रही हैं, तो कारोबारों का मुस्तकबिल क्या होगा? और एक्सपोर्ट्स कारोबारों से जुड़ी हुई हैं, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। देखिए, पाकिस्तान के जो आज हालात हैं इसमें 22% इंटरेस्ट के साथ और जो जिस काइंड की हमारे पास इस वक्त गवर्नेंस है, तो उसमें कारोबार तो स्ट्रांगली सफ़र कर रहे हैं और एक्सपोर्ट नेचुरली सफ़र करेगी। तो मैं दोबारा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये कलेक्टिव मेजर की बात कर रहे हैं, ये पैच वर्क है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की रियासत को इस तरह से बचाया नहीं जा सकता। वी नीड सर्जरी विच वी हैव बीन डिलेइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब। आप भी आखिरी 30 सेकंड में अगर हमें बता सकें कि अगर टैरिफ जो एनर्जी टैरिफ है उसको फिक्स ना किया गया तो उसका क्या असर होगा ओवरऑल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स पर? देखिए, इस वक्त चूंकि अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो सर्कुलर जो डेट है वो बढ़ता चला जाएगा, IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा और पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगेन दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएगा। तो हाल दो कि ये इस वक्त इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमें IMF के प्रोग्राम को देखना है। इसी हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल करके अगला प्रोग्राम भी जो है बाद में नेगोशिएट करना है। और बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।